आज अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम है तो नंबर में पहले तो ये पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है। संख्या का पता होना चाहिए अपने को। तो संख्या यानी नंबर। देखो संख्या क्या है कि संख्या होती है जो अंक होते हैं, अंक 0 से लेके 9 तक जो अंक होते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर उनका मान रखकर जो पद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे ये है, ये एक अंक हो गया, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। ये इकाई के स्थान पे रखा है, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़े के स्थान पर, ये हजार के स्थान पे। तो ये सब मिलाकर एक संख्या का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार 6390 एक संख्या मिल गई अपने को। और अब संख्या है तो संख्या के हिसाब से बहुत सारी और संख्याएं होती हैं, ग्रुप बने हुए हैं संख्याओं के। वो क्या क्या हैं वो बताते हैं अब आपको। जैसे एक संख्या है जिसका नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी n से लिखते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जो है उसका वो होती है अपने पहली 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलते जाओ। 6 7 8 9 10 20 जितने भी हैं अनंत तक, इनको कहते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसके बाद इसमें देखो कोई कमी रह गई, 0 नहीं आया। 0 आती है संख्या पूर्ण हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? पूर्ण। इसका मतलब पूर्ण संख्या, नाम भी पूर्ण संख्या ही है इनका। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, और W से लिखते हैं इनको। होल नंबर को W से लिखते हैं, और W से लिखते हैं वो तो ये तो रहेंगी। इसके अलावा इसमें क्या शामिल हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, और ये भी कहाँ तक है? अनंत तक। फिर पूर्ण संख्या के बाद आपकी आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इनको इंटीजर यानी I से लिखते हैं या फिर Z से भी लिखते हैं। Z का मतलब होता है जेहलिन, लेकिन आप तो ज़्यादातर किताबों में देखोगे तो आपको I ही मिलेगा, इंटीजर नंबर। और इसमें देखो प्लस की संख्याएं थी सारी, इसमें 0 और शामिल हो गया। अब इसमें क्या बच गया अपने पास? धनात्मक संख्याएं तो सभी आ गई, लेकिन इसमें क्या नहीं आई? ऋणात्मक संख्याएं नहीं आई। तो ऋणात्मक संख्याएं अगर और शामिल कर ला जाए तो उनको, उन संख्याओं को कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं आपकी हैं 0 1 2 3, ये तो है ही प्लस की अनंत तक। ऐसे ही अगर माइनस में करें तो -1 -2 -3, ये माइनस अनंत तक अगर लिखा जाए तो ये सारी कैसी संख्याएं होगी? पूर्णांक संख्याएं। अब इसका मतलब पूर्णांक संख्या को अगर ले लिया गया तो इसमें न तो कोई प्लस की संख्याएं बची हैं, न कोई माइनस की संख्याएं बची हैं। अब मैं एक संख्या लिखूं, जैसे मान लो 2.5। क्या ये पूर्णांक संख्या है? ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि 2.5 इनमें कहीं भी नहीं है। 2.5 का मतलब है 2 और 3 के बीच में, इसके बीच में कोई संख्या है ये, तो ये पूर्णांक नहीं है ये। ठीक है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक की होती है अपने आप में पूरी होती है। अब आपसे कोई पर्सन ऐसे ही पूछ ले 6.3, इसका पूर्णांक संख्या क्या होगी? तो अगर ये 6 के पास है या अगली संख्या 7 के पास में, 6 के ज़्यादा पास में, तो 6 के 10, इसका मान, इसकी पूर्णांक संख्या होगी 6। अगर ये पूछ ले तो इसकी पूर्णांक संख्या होगी इससे अगली संख्या, मतलब ये 7.7 है, ये 8 के ज़्यादा नज़दीक है। तो
8 के नज़दीक है, इसका मतलब इसका पूर्णांक संख्या क्या होगी? 8 होगी। इस तरह आप पूर्णांक संख्याएं भी, ऐसा कोई छोटा सा प्रश्न जब आ जाए तो आप बता सकते हो कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इन सब के बाद में एक संख्या और आती है जिसका नाम है ऋणेतर संख्याएं। ऋणेतर संख्या कौन सी होती है? ऋणेतर संख्या मतलब ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ऋणेतर संख्या जो होती हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, जैसे इसमें सभी तो धनात्मक संख्या आ जाएंगी, पॉजिटिव नंबर प्लस 0, धनात्मक संख्या और 0। एक तरीके से पूर्ण जो संख्याएं होती हैं उनको आप ऋणेतर संख्याएं कह सकते हो, जिसमें माइनस की संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आती है परिमेय संख्याएं, इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और लिखते हैं इसको क्यू से, बड़े क्यू से। इसका परिमेय संख्या का एक परिभाषा है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में, मतलब बट्टे में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको बट्टे में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। P और Q का जो मान होगा, P और Q का मान कहाँ से लिया जाएगा? इंटीजर नंबर से। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या, अभी जो पढ़ी है आपने। P और Q का मान पूर्णांक संख्याओं से लिया जाएगा, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा। Q का मान 0 नहीं होगा। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि P और Q का मान इंटीजर से लेना है और Q का मान कभी भी 0 नहीं लेना है। अब इसके कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे 6/8 ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये निश्चित रूप से ही परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 का मान भी कहाँ से लिया है? I से लिया है, और 8 का मान भी कहाँ से लिया है? इंटीजर नंबर से, पूर्णांक संख्या से। यह भी पूर्णांक संख्या है, यह भी पूर्णांक संख्या है। अगर मैं बात करूँ -2/3, तो यह भी पूर्णांक संख्या है, यह भी पूर्णांक संख्या है। ये दोनों अगर पूर्णांक संख्या हैं, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसी प्रकार मैं बात करूँ 6/0, तो 6 तो परिमेय इंटीजर नंबर है I, और 0 भी इंटीजर नंबर है। लेकिन एक और शर्त थी कि Q का मान, मतलब नीचे वाली संख्या का मान कभी भी 0 नहीं लेना है। नीचे वाली संख्या मतलब हर का मान 0 ले लिया, हर का मान 0 ले लिया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी चाहे प्लस आओ चाहे माइनस आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 0 ऊपर हो, 0/6 हो, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि P का मान तो 0 ले ही सकते हैं अपन, केवल Q का मान 0 नहीं लेना। P का मान अपन 0 आराम से ले सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर केवल पूर्णांक संख्या की बात करूँ या पूर्ण संख्या की बात करूँ, मान लो मैं लिख दिया 6 माइनस के, क्या ये परिमेय संख्या है? तो निश्चित रूप से ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो उसके नीचे क्या होता है? 1, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, P/Q के रूप में होगी। ठीक है। एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये परिमेय संख्या है, बट्टे वाली संख्या परिमेय संख्या को कहते हैं, तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न भी तो अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर तो भिन्न ही होता है। इसका मतलब ये भी तो P/Q में ही होता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे P और Q का मान यहाँ I से लिया गया है, पूर्णांक संख्या से। लेकिन भिन्न में क्या होता है? P/Q का जो मान होता है, P और Q का मान, वो I से नहीं होता, कहाँ से होता है? प्राकृत संख्याओं से। मतलब P और Q हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होने चाहिए। इसका कहने का मतलब हो गया जैसे 6/7 है, ये भिन्न है, ये भिन्न है,
ये परिमेय संख्या भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं -6/7 लिखूं तो ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ये केवल परिमेय संख्या ही है। कहने का मतलब अंश और हर में कभी भी ऋणात्मक संख्याएं अगर आ गई तो उसको भिन्न नहीं कहेंगे। पूरी भिन्न का मान माइनस हो सकता है, लेकिन भिन्न के ये यहाँ माइनस आ गई तो इसका मतलब ये तो भिन्न है, इसको भिन्न कहेंगे। अब इसको परिमेय संख्या भी कहेंगे और भिन्न भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस हो सकता है, लेकिन ये अंक माइनस के ऋणात्मक नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, क्लियर। अभी परिमेय संख्या में मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहता हूं। जैसे पाई के मान की चर्चा करनी है। पाई का जो मान है, पाई, और ये लिख दिया मैंने पाई का मान। पाई का जो मान होता है 22/7 लेते हैं, या फिर दशमलव में लिखते हैं 3.14। और अगर दशमलव आगे तक लिखें तो ये होता है 3.142857। फिर यही वापस रिपीट होएगा 142857, ऐसे चलता जाता है। अब ये तो देखो परिमेय है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा जा रहा है। जब p/q के रूप में अगर लिखा गया तो उसको परिमेय कहेंगे। इसका मतलब पाई का मान, पर्सन जो क्वेश्चन आए कि पाई का मान क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है, या कोई नहीं, को जो भी ऑप्शन में आए, तो पाई का मान क्या आएगा आपका, हमेशा परिमेय, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर पाई जी पूछे तो पाई क्या है, आप में अपने आप में अपरिमेय है। अब पाई अपरिमेय क्यों है ये मैं क्लियर कर देता हूं। क्योंकि जो पाई का ये जो मान लेते हैं अपन, ये केवल क्वेश्चनों को हल करने के लिए होता है। एक्चुअल में ये इसका मान होता ही नहीं है। पाई का जो मान निकाला, बहुत से वैज्ञानिकों ने निकाला 3.14159, ये जो पाई का मान निकाला ये, और इनकी कभी आवर्ती भी नहीं होती, ये अनावर्त हैं और चलती जाएंगी अनंत तक। और ऐसी स्थिति में उनको जो दशमलव संख्याएं होती हैं, जो रिपीट नहीं होती और रुकती भी नहीं है, अशांत भी होती हैं। अशांत का मतलब रुकती नहीं, इनका भाग देते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, अशांत भी हैं। और साथ ही ये रिपीट भी नहीं हो रही। ऐसे नहीं, देखो इसमें रिपीट हो गई 142857, 142857, 142857, ये रिपीट हो गई। इसका मतलब ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है इनकी। और जब आवर्ती हो जाती है तो इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे अशांत है लेकिन अनावर्त भी है, आवर्ती नहीं हो रही। और आवर्ती नहीं हो रही, इसका मतलब ये कैसी हो गई, अपरिमेय हो गई ये पाई। अब आपको सीधा सा सिंपल सा यही याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ये परिमेय है या अपरिमेय, तो सिंपल सा आप यूं ही कहोगे ये अपरिमेय है। और आपसे ये पूछे कि पाई का मान या फिर 22/7 या फिर ये चीज दे दे, तब आपसे पूछे तो आप कहोगे ये क्या है, परिमेय है। बस इतना सा आपको इसमें याद रखना है। और परिमेय संख्याएं और कौन कौन सी होती हैं, जैसे सभी इससे पहले जो भी संख्याएं पढ़ाई मैंने, प्राकृत संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, और इसके अलावा जो पूर्ण वर्ग, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल में संख्या पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसे 25, √ में 16, 9, 100, ये सभी इनका वर्गमूल निकल गया। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। और अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वही है जो इसका बिल्कुल उल्टा, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके,
जैसे उदाहरण की बात के लिए बात करूँ तो अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी जिनका वर्गमूल नहीं निकले। एक तो जैसे √2, √3, √5, 6, 7, 8, 10, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। या ऐसी संख्याएं जो इनके प्लस माइनस में चाहे कुछ भी हो, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसके भाग में कुछ भी आ जाए, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये सब अपरिमेय संख्या है। या फिर ऐसी संख्याएं दशमलव संख्याएं, जैसे अभी पाई का उदाहरण दिया था, जो रिपीट हो नहीं और अनावर्त हो। एहसान तो चलता जाए और इनकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही किसी की। ये वापस वो के वही आ रहे हैं क्या? वापस वो के वो नहीं आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। इसके बाद आपके अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जाए, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। या फिर गुणा किया जाए, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ा जाए या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और यदि परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या जोड़ी या गुणा की जाए, या तो जोड़ रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, अपरिमेय, तो ये परिमेय को भी अपरिमेय बना देगी। तो यहाँ लिखा देंगे अपरिमेय संख्या ही आएगी। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और गुणा हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ और गुणा हमेशा परिमेय होता है। बाकी और भाग की अगर बात करूं तो वो इसके लिए ज़रूरी नहीं परिमेय आए या अपरिमेय, कुछ भी आ सकता है। तो उसके बारे में पढ़ने ही लिखेंगे, वो तो क्वेश्चन को हल करने पर ही पता चलेगा कि परिमेय आए या अपरिमेय, दोनों आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि परिमेय आए या अपरिमेय आए। इसके आगे है अपना पूर्ववर्ती या परवर्ती। बहुत सरल टॉपिक है पूर्ववर्ती। दूसरा है परवर्ती, इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं या फिर और अनुवर्ती या पूर्वक। इसको पूर्वक कहते हैं और इसको अनुवर्ती। ये इनके नाम है, किसी भी नाम से आपको परीक्षा में पेपर में पूछा जा सकता है। इन दोनों में कोई समस्या नहीं आएगी। पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब है पहले, पहले का मतलब माइनस का एक कम करना आपको, पिछला। कोई संख्या दे दे आपको, उसमें से आप एक कम कर दोगे तो आपका पूर्ववर्ती हो जाएगा। जबकि परवर्ती का मतलब होता है अगला, पर यानी बाद में। अगला का मतलब अगली संख्या बतानी है, एक जोड़ के। उदाहरण के लिए देखें, इसमें एक जोड़ना है, सीधा सा सिंपल सा है। जैसे मान लो 10 का पूर्ववर्ती पूछे, इसका मतलब एक कम करना है, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 9। 68 का पूर्ववर्ती हो जाएगा आपका 67। ऐसे 923 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 922। और 872 का 873। सीधी सी बात है, याद तो ये रखने इसके अन्य नाम। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, या पूर्वक हो गया, पूर्वक पूछ ले तो भी वही चीज़ है, एक एक कम करना, आपको पिछला बताना है। ऐसे ही परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती जब पूछा जाए तो आपको एक जोड़ के बताना। इन्हीं का ही पूछ ले, मान लो 15 है, जैसे 15 का पूर्व परवर्ती पूछ रहा है, इसका मतलब इसका परवर्ती हो जाएगा 16।
628 का परवर्ती हो जाएगा आपका 629 और 70,822 का 70,823, ये इसका हो जाएगा परवर्ती। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक घटाना है और एक कम करना है। बहुत बार कंपटीशन में आ जाता है, अपन याद तो कर लेते हैं पूर्ववर्ती या परवर्ती को अपन याद तो कर लेते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, उस प्रश्न में शब्द दे दिया उत्तरवर्ती। अब पढ़ा अपन ने ये दोनों थे, पूर्ववर्ती परवर्ती, ये तो पढ़ा ही नहीं, तो अब कंफ्यूज हो गए, नंबर गया एक क्वेश्चन गया पूरा। इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में क्या सिखाएंगे, भाजकता के नियम में अपन सिखाएंगे कि कौन सी संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो जाती है। केवल देखकर, हर संख्या का भाग देखकर तो नहीं देख सकते, तो अपने को देखकर ही पता चल जाए कि इसमें इस चीज का भाग जाएगा या नहीं। तो नंबर से अपन एक एक चीज पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है आपका 2 का नियम, 2 की भाजकता का नियम। तो 2 की भाजकता नियम क्या है, 2 की भाजकता का नियम है कि किसी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या हो, उसका एकक अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इसका मतलब सम संख्या हो, लास्ट के में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 2 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है। उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे 628 है, ये 2 से विभाजित होगा या नहीं, वो इस 8 से अपने को पता चल जाएगा। इकाई का अंक देख लेंगे, 8 है, अगर 8 है इनमें से कोई आ गया इसका मतलब 2 से विभाजित होगा। 971 है, इसमें अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 1 है, 1 इनमें से है नहीं, सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं, इसका मतलब 1, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार चाहे कितनी भी ही बड़ी संख्या हो, अपन आराम से आसानी से पता कर सकते हैं। इसमें अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 2 है, यदि इकाई का अंक 2 आ जाता है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अपने को इस पूरी संख्या में भाग देकर ऐसे चेक नहीं करना कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, केवल अंतिम अंक से ही अपन पता कर लेंगे इसमें 2 का भाग जाएगा। दूसरा है आपका 4 का नियम, 3 का भी बताएंगे। 4 का नियम, 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या जो है उसके अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो 4 का भाग जाएगा। उदाहरण चेक करें इसका, जैसे कोई भी संख्या ले लो 628, इसके अंतिम 2 अंक ये है, 28 है, 28 में 4 का भाग जाता है, 7 चौक 28, 7 बार जाता है 28 में, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। या कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये वाली संख्या लेते हैं, ये कोई भी संख्या ले ली, इस संख्या में अंतिम 2 अंक ये है। अब अंतिम 2 अंक 72 है, 72 में 4 का भाग जाता है, 18 चौक 72, 4 बार, इसका मतलब 72 में 4 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 का भाग जाने का मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो इस पूरी संख्या में बिना भाग दिए ही अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और एक उदाहरण और देख लो, 3, 6, 9, ये लो, इस संख्या में अंतिम 2 अंक है
67, 6 और 7। चूँकि अपन जानते हैं कि 67 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 67 में 4 का 68 होता तो भाग चला था, 17 चौक 68, लेकिन 67 में भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 4 से विभाजित नहीं होगी कभी भी। आगे अपन नियम देखते हैं, 8 का नियम। एक जैसे नियम पहले करवा रहा हूँ। 8 का नियम बिल्कुल 4 के नियम की तरह ही है। 8 का नियम क्या कहता है आपको कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। किसी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं अपन, ये 31,456 एक उदाहरण ले लिया। इसके लास्ट 3 अंक है 456। 456 में 8 का भाग देके देख लेंगे, 8 पंजू 40, बच गए 5 और 8 7 56। इसका मतलब 456 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा बिना कोई शेषफल बचे। ऐसे ही और एक आधा उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे ये ले लिया, अंतिम 3 अंक है इसमें 620। 620 में 8 का भाग देंगे, 8 का भाग दो, 8 7 56 और 8 64, 8 7 56 7 बार गया, बच गए कितने 6, उतार लिया 0 और 8 7 56, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। और पूरा पूरा भाग यदि नहीं जा रहा, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 2 के नियम में तो अंतिम 1 अंक चेक करना था, 4 के नियम में अंतिम 2 अंक, 4 के नियम में अंतिम 2 अंक देखने हैं आपको। 2 अंक में अगर 4 का चला गया तो पूरी संख्या में भी 4 का जाएगा। 8 के नियम में आपको क्या करना है, अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। अगर अंतिम 3 अंक में भाग चला गया 8 का, तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब अन्य नियम, चौथा नियम आपका 3 का। 3 के भाजकता का जो नियम है वो क्या कहता है, 3 के भाजकता का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंकों को जोड़ा जाए, संख्या के अंकों का योग योग 3 से विभाजित है, इंपॉर्टेंट है ये, हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, ये लो। अब ये बताना है अपने को कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। बिना भाग दिए अपने को ये पता करना है इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 6 + 3 + 4 + 2 + 0 जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 0 15, इनका योग आ गया 15। 15 में 3 का भाग जाता है, 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार चला गया। इसका मतलब इनके योग में 3 का भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या में ही 3 का भाग जाएगा। अन्य उदाहरण चेक करते हैं एक, ये लो। इस संख्या में पूरी में 3 का भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 7 8 4 1 1 और
3 जोड़ो 8 7 15, 15 और 4 19, 20, 20 और 1 21 और 21 और 3 24। 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो आपको 3 का जो नियम है वो क्या कहता है, अंकों को जोड़ लो। जो संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ के उसमें भाग दे के देखेंगे 3 का, जैसे 15 में 3 का जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा। इसी प्रकार यदि 24 में 3 का जा रहा है तो इसमें भी 24 संख्या में भी 24 का 3 का भाग जाएगा। सेम इसी तरह का ही अगला नियम है अपना 9 का नियम। 9 का जो नियम है 5 नंबर, बिल्कुल सेम टू सेम है। 9 का नियम क्या है, संख्या के अंकों में, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है। हो तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यही चीज़ है, पुनः यही उदाहरण ले लेता हूँ मैं। इसके अंकों का योग आ रहा 15, 15 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 15 में यदि 9 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में 9 का भाग कभी नहीं जाएगा। ऐसे इसकी चेक करूँ, अगर 24 में 9 का भाग नहीं जा रहा तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जा रहा, यह निश्चित है। एक और उदाहरण देख लो। इसके अंकों को जोड़ो, 3 + 4 + 3 + 8, जोड़ने पर आया 4 3 7, 7 और 3 10 और 8 18। 18 में 9 का भाग जाता है, 18 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब अगला भाजकता का नियम जो है अपना 6 नंबर, 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, देखो 6 का अपना प्रॉपर कोई नियम नहीं होता। 6 क्या कहता है, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 से विभाजित हो, संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, तो क्या होगा, संख्या 2 और 3 से यदि विभाजित हो तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 2 का नियम आपको बता दिया और 3 का भी आपको बता दिया। एक उदाहरण करके आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लो, पहले तो चेक करेंगे 2 से विभाजित है या नहीं। देखो अंतिम अंक क्या आ रहा है, 0। अंतिम अंक अगर 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से विभाजित होती है, इसका मतलब 2 का तो इसमें भाग जा रहा है। 3 का और चेक करो, इसमें 3 का चेक करेंगे तो 3 का चेक करने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ा 6 3 9 9 तो 11, 11 4 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित होगी। अब ये जो संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो गई और चूंकि 2 से हो गई 3 से भी हो गई, तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से 6 से भी विभाजित होगी। ये 6 का जो नियम था आपका। अगला जो नियम है 5 का, सबसे सरल है। 5 का नियम सबसे सरल है। 5 के नियम में क्या होता है, आपको इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक 0 या 5 आ जाए
इकाई का अंक 0 या 5 हो तो निश्चित रूप से वो 5 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए इसमें लास्ट में अगर 5 आ गया तो इसमें 5 का भाग जाएगा। अगर इसमें लास्ट में 1 आ गया, इकाई का अंक 1 आ गया तो 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो भी 5 का भाग जाएगा, 5 से विभाजित होगी। अगला जो नियम है आपका 10 का, 10 का नियम और सरल है। आपको 10 के नियम के लिए कुछ नहीं चेक करना, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए बस। लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो 10 का भाग जाएगा और 0 नहीं आ रहा तो 10 का भाग नहीं जाएगा। केवल यही चेक करना आप, 10 का नियम हो गया आपका। अगला आपके भाजकता का नियम है 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, देखो संख्या के अंकों को जोड़ना है और जोड़ने का तरीका उसमें क्या रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट कैसे, इकाई के स्थानों के अंकों का योग और दहाई के स्थानों के अंकों का योग, उनको जोड़ना है अलग अलग और लास्ट में उनका अंतर निकालना है। अगर अंतर 11 से विभाजित हो जाए, या तो अंतर 0 आ जाए या उसमें 11 का भाग चला जाए तो वो 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। चेक करते हैं, उदाहरण से पता चलेगा आपको। ये संख्या ले ली अपन ने कोई भी अपनी मन से, इसमें आपको चेक करना है 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके इकाई के स्थान सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, और इधर ये बच गए, इनको जोड़ लो यहाँ पे अलग से, इसको 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 इसको, ये तो विषम स्थानों का योग हो गया। लिखो इनको 7 + 3 + 0 + 2, बच गए जो अलग जोड़ लो 6 + 1 + 4 + 6, इनको जोड़ा 7 3 10 और 2 12, इधर वालों को जोड़ा 6 और 1 7 7 और 4 11 11 और 6 17। इन दोनों का अंतर, दोनों का जो अंतर आया 17 - 12 वो 5 आया। 5 न तो 0 है और न 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित नहीं है। इन दोनों का जोड़ने पर जो अंतर आया वो 11 से विभाजित नहीं है। 11 से अगर विभाजित होता तो इसमें 11 का भाग जाता, अब विभाजित नहीं है तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ और यहाँ भी 1 ले लूँ तो ये अपना हो जाएगा 12, और 12 का मतलब हो जाएगा 12 - 12, इनका अंतर आ गया 0। अगर अंतर 0 आ जाए, यदि अंतर 0 आ जाए या 11 के पाढ़े में कोई आ जाए, 11 से भाग जाने वाला आ जाए, तो इसमें अब इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब एक 7 का नियम भी रह गया, वो भी बता देते हैं, हालांकि कोई बताता नहीं जल्दी से 7 का नियम, मैं बता देता हूँ आपको आज 7 का नियम। 7 का भाजकता का नियम क्या है, किसी संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। देखो इधर उदाहरण देख लेते हैं। कोई 6 3 0 4 2 6, ये लो संख्या ले ली। आपको क्या करना है, इसमें इकाई का अंक देखना है, इकाई के अंक का दुगना, इसके अलावा जो बची संख्या ना उसमें घटाते जाना है हर बार, और जब तक घटाना है जब तक छोटी से छोटी संख्या ना आ जाए। लास्ट में जो संख्या है उसमें 7 का भाग जाता है तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा, नहीं तो 7 का भाग नहीं जाएगा। क्या करना है, 6 का दुगना कितना हो गया 12,
12 इसमें से माइनस करेंगे, ये बच गया। फिर 0, 0 का दुगना तो 0 ही होगा, 0 इसमें माइनस करेंगे, ये आ गया। फिर आपके 3 का दुगना 6, 6 इसमें माइनस करेंगे तो ये 10 में से 6 गए तो 4 और ये 2 और ये 624। अब 4 का दुगना 8, 8 इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 8 गए तो 4 और ये 5। देखो 54 में 7 का भाग नहीं जाता, 54 7 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे अपन चेक करते हैं। जैसे ये ले लिया, इकाई का अंक इसमें 7 है, 7 का दुगना 14, 14 इसमें से माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ पर जी हासिल का इधर चला गया था, ये 0, 0 में से एक और हासिल, 10 में से 1 गया तो 9, फिर ये 4, ये 8 और ये 3। और अब आगे भी यही प्रोसेस रहेगी आपकी। 8 का दुगना हो गया 16, 16 इसमें से घटा दिया, इसमें 3 बच गया, इसमें 3 बच गया, 8 और 3। फिर 3 का दुगना 6, 6 इसमें से माइनस किया और 7, 7 और 3। फिर 7 का दुगना 14, 14 इसमें से माइनस किए 2। 23 में भी 7 का भाग नहीं जाता, 23 में 7 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। ये 7 के भाजकता का नियम है, ठीक है। ये आपका भाजकता के नियम का टॉपिक खत्म हो गया।